Hello students, myself Dr. Anurag Tripathi. I am an associate professor in the electrical engineering department of Institute of Engineering and Technology, लखनऊ. हम अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल पावर्स और पावर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे. इस क्लास में हम मुख्यतः कंसेप्ट ऑफ इम्पीडेंस और एडमिटेंस देखेंगे, जे ऑपरेटर क्या होता है देखेंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल देखेंगे और विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिकल पावर्स हैं वो देखेंगे और पावर फैक्टर देखेंगे. ऐसा होता है कि जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि वोल्टेज और करंट के जो फेजर्स होते हैं उनमें रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट्स में अलग अलग फेज डिफरेंसेस होते हैं, फेज रिलेशनशिप होती है. जैसे हमने देखा था कि रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के फेज़र एक ही फेज में होते हैं, फेज डिफरेंस शून्य होता है, ज़ीरो होता है. सिमिलरली इंडक्टिव सर्किट में करंट का फेज़र 90 डिग्री लैग करता है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट का फेज़र 90 डिग्री लीड करता है. एसी सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज है 100 वोल्ट्स का आरएमएस वैल्यू, 100 वोल्ट्स आरएमएस. इसको हम एक इंडक्टर के साथ लगाते हैं और इंडक्टर की जो वैल्यू है वो 4 ओम है. हमने देखा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो ओम होती है. तो इसमें जो 25 एम्पियर का करंट बहेगा 100/4 ओम्स लॉ के हिसाब से 25 एम्पियर्स का करंट बहेगा. तो अगर हम इसका फेज़र प्लॉट करना चाहें, मान लीजिए, है ना, तो जो करंट जो है, मान लीजिए ये है 25 एम्पियर, मान लीजिए करंट हम एक्स एक्सिस में दर्शाते हैं, तो जो वोल्टेज होगा 100 वोल्ट का, 25 × 4 100 वोल्ट का वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज, वो हम कहाँ दर्शाएंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है. लेकिन यहाँ अगर हम चुपचाप 25 को 4 से गुणा करके 100 निकालें तो उस हिसाब से तो हमें इंडक्टर का वोल्टेज VL बराबर 100 दर्शाना पड़ेगा. इससे ये जो फेज़र रिलेशनशिप है इसका पता हमें नहीं चल पा रहा है. तो इसके लिए एक ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है और उसको जे ऑपरेटर कहा जाता है. जे ऑपरेटर, जे की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है. जे की वैल्यू √-1 होती है. ये बिल्कुल जैसे आयोटा आपने आई पढ़ा होगा उसी प्रकार यहाँ पर आई का सिंबल करंट के लिए रिजर्व्ड है, इसलिए जे यूज़ करते हैं. और जे वह ऑपरेटर है जो किसी फेज़र क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है. तो अभी हमें ये संकेत मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि 25 एम्पियर का हमारा करंट है, करंट 25 एम्पियर है, ये एक्स एक्सिस में है. तो अगर हम चुपचाप 25 को 4 से गुणा कर देंगे तो 100 वोल्ट का जो VL आएगा वो भी एक्स एक्सिस की ही दिशा में आएगा, जो कि नहीं होना चाहिए. VL को इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ होना चाहिए, तभी तो करंट लैग करेगा. तो हम क्या करते हैं कि VL की वैल्यू निकालते समय 25 × 4 × J कर देते हैं.
तो 25 इंटू 4 जो 100 वोल्ट आता है, उसमें J का गुणा करने से ये पूरा का पूरा VL 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो जाता है। मैंने यही आपसे बताया कि J एक ऑपरेटर है जिसको अगर किसी फेज़र क्वांटिटी से गुणा किया जाए तो वो उस फेज़र क्वांटिटी को 90 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा देता है। तो ऐसा करने पर हमें प्रॉपर VL सही दिशा में मिल जाएगा। VL 100 वोल्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो सही दिशा में मिल जाएगा, यानी वाई एक्सिस में जहां उसे होना चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं 25 गुणे J4। तो J4 जो होता है, J4 वो हमारा एक्सेल कहलाता है। एक्सेल क्या होता है? पिछली क्लास में जैसे हमने बताया था कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस को कहते हैं, और तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो मैग्नीट्यूड है वो जरूर 4 ओम है, लेकिन इसको हम J के साथ गुणा करके व्यक्त करते हैं। तो एक्सेल जो है वो प्लस J4 ओम होता है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि ये इंडक्टेंस की जगह अगर एक कैपेसिटेंस होता, एक कैपेसिटेंस होता, मान लीजिए उसकी वैल्यू 2 ओम होती, तो जो करंट बहती वो कितनी बहती? 100/2 यानी 50 एम्पियर। अब उसको अगर हम प्लॉट करते, उसको हम प्लॉट करते तो अगर हम इस दिशा में करंट को बनाते, 50 एम्पियर का करंट हम बनाते, तो जो वोल्टेज है वो किस दिशा में बनता? 50 इंटू 2 100 वोल्ट, ये एक्स एक्सिस की ही दिशा में बन जाता, वोल्टेज इसी दिशा में बन जाता 50 इंटू 2। जबकि जो VC नाम का वोल्टेज है उसे करंट की दिशा में, करंट के फेज में नहीं होना चाहिए। उसे हम पढ़ चुके हैं कि उसे करंट से 90 डिग्री लैग करता हुआ होना चाहिए, यानी कि उसे नेगेटिव वाई एक्सिस की दिशा में होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो काम हमने यहाँ किया था, जहाँ पर हम J से गुणा करके उसको एंटी क्लॉक में 90 डिग्री घुमा दिए थे, वही काम हम फिर से करते हैं। फ़र्क ये है कि हम -J से गुणा करते हैं। तो J नाम का ऑपरेटर किसी क्वांटिटी को एंटी क्लॉक में घुमा देता है, और -J नाम का ऑपरेटर क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देता है, राइट। तो इसको आप देखें, कि यहाँ पर जो VC आएगा वो आएगा 50 इंटू -J2, ठीक है। तो 50 इंटू -J2, -J से हमने 50 इंटू 2 को गुणा कर दिया है, तब प्रॉपर VC बना है। और ये VC अब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, यानी कि ये करंट से 90 डिग्री लैग करता हुआ बनेगा, जैसा कि एक कैपेसिटिव सर्किट में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो कंप्लीट वर्णन है, यानी कि एक्सेल का कंप्लीट वर्णन है, वो है जे एक्सेल प्लस जे एक्सेल, राइट। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो कंप्लीट वर्णन है वो है -J XC।
राइट। तो अगर हम किसी रेजिस्टेंस को किसी इंडक्टेंस के साथ जोड़ते हैं तो हम जैसे 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 4 ओम के इंडक्टेंस के साथ जोड़े तो जो टोटल क्वांटिटी बनती है उसे इम्पीडेंस कहा जाता है और उसे 3+J4 कहा जाएगा। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो इम्पीडेंस है वो R प्लस और माइनस JX से व्यक्त किया जाएगा। X रिएक्टेंस है, मैं बता चुका हूं, और R प्लस JXL इंडक्टिव रिएक्टेंस को व्यक्त करेगा रेजिस्टेंस के साथ, और R माइनस JXC कैपेसिटिव रिएक्टेंस को व्यक्त करेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार आप स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं कि जब दो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया जाता है तो उनका उत्तर जो होता है वो उनका योग होता है। 3 ओम के रेजिस्टेंस को 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ लगाएं तो आंसर 7 ओम आएगा, जुड़ जाता है सीरीज में। उसी प्रकार रिएक्टेंस भी जुड़ जाता है साइन के साथ और इम्पीडेंस भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने एक रेजिस्टेंस लिया, एक इंडक्टेंस लिया और एक कैपेसिटेंस लिया। ये 3 ओम है, ये J 4 ओम है और ये माइनस J 5 ओम है। तो जो टोटल इंपीडेंस आएगा वो आएगा ये 3 ओम इन सीरीज विथ -J1 ओम, इस प्रकार से, क्योंकि ये सब जुड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सब सीरीज में लगे हुए हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। इम्पीडेंस को दो तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। तो ये बात ये है कि अगर हम एक इम्पीडेंस का प्लॉट बनाएं, इम्पीडेंस का हम प्लॉट बना सकते हैं जहां जो एक्स एक्सिस होगी वो हमारी रेजिस्टेंस एक्सिस कहलाती है और जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वो हमारी प्लस जे एक्सएल एक्सिस यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली एक्सिस, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाली एक्सिस कहलाती है। तो इसमें कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं, मान लीजिए ये 3 ओम है और ये 4 ओम है, राइट। तो इस पॉइंट का मतलब होगा 3+J4 ओम। तो इस प्रकार हम किसी इम्पीडेंस को कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। अब अगर इस पॉइंट को हम ऑरिजिन से जोड़ दें, जैसा कि आप जानते हैं, इसको स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उसको। तो इस ट्रायंगल में ये हाइट जो है वो 4 है और ये बेस जो है वो 3 है। तो √3² + 4² = 5। तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ये 5 होगा और ये जो एंगल होगा थीटा मान लेते हैं, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 का मतलब 53.13 डिग्री। तो इस इम्पीडेंस को हम 3+J4 भी कह सकते हैं और साथ में हम इसे 5 एंगल 53.13 डिग्री भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार इम्पीडेंस को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि दो इम्पीडेंस अगर सीरीज में लगे हों, 3+J4 और 2-J3 मान लीजिए, तो उनका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालने हेतु हमें उनके रेक्टेंगुलर फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पोलर में जुड़ता नहीं है सीधा सीधा। R1 एंगल θ1 + R2 एंगल θ2 इज़ नॉट पॉसिबल, ये आप जानते हैं। सिमिलरली अगर हमें दो इम्पीडेंसेस को गुणा करना हो, जैसे पैरेलल में लगे हैं, तो Z1 इम्पीडेंस और Z2 इम्पीडेंस पैरेलल में लगा हुआ है, तो उसमें हमें इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप जानते हैं कि Z1 Z2 अपॉन Z1 + Z2 करना होगा। तो Z1 Z2 करते समय जो हमें गुणा करना होगा उसके लिए हम पोलर फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों का महत्व है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं और वो है एडमिटेंस।
एडमिटेंस जो है वो इम्पीडेंस का रिवर्स होता है, इम्पीडेंस का रिवर्स होता है, यानी कि जैसे इम्पीडेंस Z ओम है तो एडमिटेंस जो है वो Y मो होता है। मो का मतलब ओम इनवर्स या फिर मो। ये यहाँ पर स्लाइड में नहीं आया है, बट हर जगह यहाँ इस सिंबल का मतलब मो लीजिए, राइट। तो जैसे देखिए y इज इक्वल टू जी प्लस और माइनस जे बी, मतलब एडमिटेंस जो है उसका जो रियल पार्ट होता है, जो इम्पीडेंस में रेजिस्टेंस था, वो इसका कंडक्टेंस कहलाता है, कंडक्टेंस। और उसकी यूनिट क्या होती है, जैसे मैंने बताया, ओम इनवर्स या मो। और जो रिएक्टेंस होता है ना, आप समझ रहे हैं कि इम्पीडेंस जो है वो किससे बनता है, R प्लस जे एक्स से बनता है। तो जो एडमिटेंस मैंने आपको बताया वो होता है 1/z, है ना। तो 1/z में हम इसको करें, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, z इज इक्वल टू 3 + j4, राइट। तो इसका एडमिटेंस हमें निकालना है, तो हम 1/3 + j4 किए, उसके बाद हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किए, यानी कि ऊपर नीचे 3 - j4 से गुणा किए। तो आप देखिए हम बढ़ते चले गए, j² इज इक्वल टू -1 है, मैं आपको बता चुका हूं कि j इज इक्वल टू √-1 होता है। करते गए तो हमें मिला 3/25 प्लस -j4/25 मो, ठीक है ना, ये मिला। तो G जो इसका जो रियल पार्ट है वो होता है 3/25 मो, और जो रिएक्टिव पार्ट है जिसको कि ससेप्टेंस बोला जाता है, रिएक्टेंस के उल्टे को ससेप्टेंस बोलते हैं, तो जो ससेप्टेंस है वो क्या निकला, 3/25 मो, राइट। तो हमने देखा कि हम शुरुआत किससे किए थे, इंडक्टेंस से। 3 + j4 का मतलब हमारे पास इंडक्टेंस था, है ना। तो इंडक्टेंस से करे थे और फाइनली जो ससेप्टेंस निकला वो माइनस साइन के साथ निकला। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम z इज इक्वल टू 2 + j3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक 2 ओम का रेजिस्टेंस एक 3 ओम के इंडक्टिव रिएक्टेंस के सीरीज में लगा हुआ है ना। और जब हम y इज इक्वल टू 2 - j3 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका पहली बात तो यूनिट, जैसा मैंने आपको बताया, ओम इनवर्स होता है और इसका यूनिट ओम होता है ना। तो जब y हम ऐसा लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि 2 मो का कंडक्टेंस 3 मो के इंडक्टिव ससेप्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है। यह महत्वपूर्ण बात है। एडमिटेंस, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस, ये तीनों चीजें पैरेलल में जुड़ती हैं। आपने पढ़ा है ये बचपन में कि R1 और R2 अगर पैरेलल में लगे हों तो जो इक्विवेलेंट होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो जब R1 R2 को हम उलटते हैं तो उसका कंडक्टेंस निकाल रहे होते हैं। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि एडमिटेंस इज इक्वल टू 2 - j3 मो का मतलब होता है कि 2 मो का कंडक्टेंस 3 मो के इंडक्टिव ससेप्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एडमिटेंस की बात थी। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जुड़ जाते हैं जब सीरीज में लगते हैं, और एडमिटेंस, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस सीधे सीधे जुड़ जाते हैं जब पैरेलल में लगते हैं। अब हम पावर पे आते हैं। जो 3 प्रकार के पावर्स होते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एक पावर ट्रायंगल हमने बनाया हुआ है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका बेस जो है वो रियल पावर कहलाता है। ये इसको P नाम के सिंबल से व्यक्त करते हैं।
जो हाइट है वो रिएक्टिव पावर कहलाता है, जिसको Q नाम के सिंबल से करते हैं, और जो हाइपोटेन्यूज है वो एपेरेंट पावर या आभासी पावर कहलाता है, जिसको S नाम के सिंबल से व्यक्त करते हैं। P जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके कई नाम हैं, रियल पावर, एक्टिव पावर, ट्रू पावर। इसकी यूनिट वॉट्स है, और इसके जो फॉर्मूले हैं इसको निकालने के, वो वी आई कॉस थीटा, जहाँ थीटा ये एंगल है, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, और रियल पार्ट ऑफ वी इंटू आई का कॉन्जुगेट होता है। सिमिलरली रिएक्टिव पावर की यूनिट वार होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसका फुल फॉर्म है, वी आई साइन थीटा, आई स्क्वायर एक्स, वी स्क्वायर अपॉन एक्स, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ वी इंटू आई का कॉन्जुगेट होता है, और एपरेंट पावर का यूनिट वोल्ट एम्पियर यानी वी ए होता है, जिसका फॉर्मूला वी आई स्क्वायर जेड और वी स्क्वायर अपॉन जेड होता है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हर प्रकार के पावर में जो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ हैं वो आरएमएस वैल्यूज़ होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमेशा इसको याद रखिएगा। वोल्टेज और करंट की जो भी प्रत्येक वैल्यू, जहाँ जहाँ जो वोल्टेज करंट यूज़ किया है, सब आरएमएस वैल्यूज़ हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर होता है, अब रिएक्टिव पावर दो प्रकार के होंगे, एक इंडक्टिव रिएक्टिव पावर होगा और एक कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर होगा। तो जो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर होता है उसका साइन पॉजिटिव होता है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर होता है उसका साइन नेगेटिव होता है। इस बात को हम देखते हैं, और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर है उसका साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के दो प्रकार के रिएक्टिव पावर्स हैं, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। अच्छा, इसमें एक बात और है, देखें कि मान लीजिए कोई हमारे पास आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट है, और जिसमें कि हमने एक साइनसोइडल वोल्टेज लगाया हुआ है, इस प्रकार का एक करंट फ्लो करेगी जो कि भी साइनसोइडल होगी, जैसा कि अब आप समझ गए हैं। तो इसमें मान लेते हैं, जैसा कि दिख रहा है, वोल्टेज जो है वो Vm साइन ओमेगा टी है, और करंट जो है वो Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई है। करंट जाहिर है फाई कोई भी एंगल है जो उससे लैग करेगा, जहां फाई tan इनवर्स XL अपॉन R होगा, है ना। तो इसमें जो पावर होता है, पावर वो वोल्टेज इनटू करंट हम कह सकते हैं, क्योंकि पावर हम हमेशा कहते आए हैं वोल्टेज इनटू करंट। ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्वांटिटी आएगी उसे इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब किसी भी क्षण का पावर उससे निकाला जा सकता है। तो देखें जरा ये मल्टीप्लाई करके क्या आता है, Vm Im साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम अगर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें, जैसा कि ये दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये Vm Im बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी माइनस फाई है। ओके, अब 2 साइन ए साइन बी, ये क्या होता है? ये होता है, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में स्कूल में पढ़ चुके हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है 2 साइन ए साइन बी। ओके, तो इस चीज को यहां लगाएं तो यहां पे ए क्या है? ए है ओमेगा टी, और बी क्या है? बी है ओमेगा टी माइनस फाई। तो इसमें हम यहां लिख रहे हैं, देखिएगा ये आएगा, यहां से देखिएगा Vm Im, हम इस नीचे वाले 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट, और cos a माइनस बी यानी कि cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि cos फाई हो जाएगा
राइट, माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी कि कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ऐसा आएगा, है ना। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन है, इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसकी जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू, तो हम पाते हैं कि किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू हमेशा हमेशा कितनी होती है, ज़ीरो होती है। किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी की, साइनोसॉइडल या कोसाइनोसॉइडल क्वांटिटी एवरेज वैल्यू दरअसल क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है पॉजिटिव साइकिल, मतलब एक साइकिल में जो एरिया कवर हो रही है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में जो एक साइकिल है ली जा रही है उसकी वैल्यू। ओके, सो साइनोसॉइडल क्वांटिटी में जितनी एरिया पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव हाफ में होती है उतनी ही एरिया नेगेटिव हाफ में होती है, तो वो सम अप होकर जीरो हो जाती है। तो किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी, प्योरली साइनोसॉइडल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू जीरो होती है। तो ये चीज़ खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, और हमें एवरेज पावर का एक्सप्रेशन मिलता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। देखिए, आरएमएस पावर करके कोई चीज नहीं होती, एवरेज पावर होती है ना। तो एवरेज पावर क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। और जो 3 प्रकार के पावर हमने देखे उनमें ये जाहिर है आप समझ रहे होंगे ये रियल पावर है, राइट। तो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फेजर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं वोल्टेज का एंगल 0 है, करंट का एंगल फाई है, उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसकी 3 परिभाषाएं यहां लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। पहला है द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेजर्स इज कॉल्ड द पावर फैक्टर, है ना। तो यहां पर अगर हम इस वोल्टेज और करंट के फेजर्स बनाएं, मान लीजिए वोल्टेज का फेजर ये है, मान लीजिए VPH, और करंट का फेजर ये है, मान लीजिए IPH, है ना। तो इनके बीच का एंगल जैसा कि दिख रहा है साफ साफ, करंट लैग कर रहा है, फाई है। तो ये जो कोसाइन ऑफ दिस फाई होगा ये पावर फैक्टर होगा, ठीक है। और तो ये वाली एक्सप्रेशन हो गया। फिर उसके बाद रियल पावर टू अपरेंट पावर, जैसा कि हमने पावर ट्रायंगल में देखा था। पावर ट्रायंगल में आपको याद होगा ये आपका रियल पावर था, ये आपका रिएक्टिव पावर था, और ये अपरेंट पावर था। इन रियल पावर और अपरेंट पावर के बीच का जो एंगल होता है उसका जो कोसाइन, इनफैक्ट आपको याद होगा कि इसका एक्सप्रेशन वी आई कॉस फाई हमने लिखा था, राइट। तो और इसका एक्सप्रेशन वी आई था, तो वी आई कॉस फाई अपॉन वी आई इज कॉस फाई। सो दैट वे ऑल्सो द रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपरेंट पावर इज ऑल्सो कॉल्ड पावर फैक्टर। और तीसरी सबसे सिंपल परिभाषा पावर फैक्टर की है कि अगर एक इंपिडेंस ट्रायंगल है जिसमें कि ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस कुछ भी हो सकता है, और ये इंपिडेंस है, तो रेजिस्टेंस और इंपिडेंस के बीच का जो एंगल होता है फाई, है ना, उसका कोसाइन भी पावर फैक्टर होता है, ठीक है। पावर फैक्टर का बहुत महत्व है। कोई भी सर्किट में हम ये चाहते हैं कि पावर फैक्टर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। हाई का मतलब कॉस फाई की अधिकतम वैल्यू 1 होती है, तो इट शुड बी एज क्लोज टू 1 एज पॉसिबल। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ और चर्चा अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।